गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग मेटल और नॉन मेटल के दूसरे लेक्चर में हैं। पहला लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, उसमें हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देखे थे, बेसिक चीज़ देखे थे, जिसमें से जितना क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कर लिए थे और जितना पूछे गए हैं उनको भी कर लिए थे। तो आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में बेसिकली मेन पढ़ाई यहीं से हम लोग का स्टार्ट होती है और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, आगे हम लोग अभी देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मेटल और नॉन मेटल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग को जानना होगा कि आखिर मेटल पीरियोडिक टेबल में किस साइड में हम लोग का होती है या किस किस ब्लॉक में वो पाई जाती है, उसको देखना होगा। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल हम लोग का सिंपल सा हम बनाए हैं समझाने के लिए, छोटा सा। इधर साइड जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है पीरियोडिक टेबल का, इस लेफ्ट वाला हिस्से को हम लोग, इधर साइड वाला को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एस ब्लॉक। ठीक, लेफ्ट साइड पीरियोडिक टेबल के बाईं ओर हम लोग कौन सी ब्लॉक होती है? तो एस ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल के दाईं ओर ये वाला हिस्सा कौन सी ब्लॉक होती है? तो सर पी ब्लॉक होती है। ठीक है, क्लियर? दो चीज, लेफ्ट साइड एस ब्लॉक, राइट साइड पी ब्लॉक। बीच में सर लेफ्ट राइट हो गया, बीच में कौन सी ब्लॉक होती है पीरियोडिक टेबल का? तो क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक। सिंपल सा बात है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक, ये हो गया। अब नीचे दो लाइन होती है हम लोग का, इसमें बहुत सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे मेटल होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक, तो यानी पीरियोडिक टेबल में हम लोग का टोटल कितने ब्लॉक होते हैं? तो क्या आंसर करेंगे सर? 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन सा? एस, पी, डी और एफ, ये 4 ब्लॉक होते हैं सर। ठीक है, क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब देखते हैं सर कि कौन से ब्लॉक में मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स होंगे और मेटलॉइड्स होंगे, यानी धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं होंगे। ठीक, तो पहले एस ब्लॉक में आ जाते हैं। नोट डाउन कर लोगे सर, एस ब्लॉक में सभी धातुएं होती है। क्लियर? यानी एस ब्लॉक में सभी धातुएं, ऑल्स आर मेटल। क्लियर है? अब उसमें से एक एक्सेप्शनल है सर, जो वही हम लोग का क्वेश्चन में पूछता है, और एक्सेप्शनल क्या है कि हाइड्रोजन एकमात्र आधातु है, एकमात्र नॉन मेटल है जो एस ब्लॉक में पाई जाती है। ठीक है, क्लियर? यानी क्वेश्चन यही से बनता है कि एस ब्लॉक में एकमात्र आधातु कौन सी होती है? तो क्या आंसर करेंगे सर? हाइड्रोजन। ठीक, यानी हाइड्रोजन को अगर हटा देंगे तो सारे के सारे धातु है, अकेले हाइड्रोजन उसमें आधातु है। क्लियर? ठीक है सर, क्लियर। अब आते हैं पी ब्लॉक, राइट साइड वाला पी ब्लॉक। ध्यान दोगे, पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, क्योंकि एकमात्र ऐसा ब्लॉक है पी ब्लॉक जिसमें हम लोग का मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड होते हैं। यानी पी एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातुएं भी होंगे, अधातुएं भी होंगे और उपधातुएं भी होंगे, यानी तीनों उसमें क्या होते हैं? पाए जाते हैं। क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर है। पी ऐसा ब्लॉक है जिसमें तीनों पाए जाते हैं, धातु भी, अधातु भी और उपधातु भी। ठीक हो गया। अब आते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कहाँ पर होती है सर? बीच में। तो ध्यान दोगे, डी और एफ दोनों को एक साथ जान लो, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक में सर मेटल्स ही होते हैं, कोई एक्सेप्शनल कोई आप बात नहीं है। दोनों ग्रुप में डी और एफ दोनों ब्लॉक में हम लोग का मेटल्स होते हैं, सभी के सभी धातुएं होती है। क्लियर? हाँ सर क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब यहां से 4-5 क्वेश्चन हम लोग का बनते हैं, एक एक करके हम पूछेंगे, आप लोग जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल के बाईं ओर कौन सी ब्लॉक होती है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में किस प्रकार के तत्व होते हैं? सर एस ब्लॉक में सभी धातुएं होती है। एकमात्र आधातु जो एस ब्लॉक में पाई जाती है सर हाइड्रोजन। अभी आपने बताया था, क्या आंसर होगा उसका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से एक और क्वेश्चन है, लिख लो, नोट कर लो, बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं। पीरियोडिक टेबल का आवर्त सारणी का हिंदी में आवारा तत्व किसे कहते हैं? ठीक है, पीरियोडिक टेबल का आवारा तत्व किसे कहते हैं? बहुत फेमस क्वेश्चन है सर, लेटेस्ट स्टेट पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पीरियोडिक टेबल का आवारा तत्व किसे कहते हैं। तो क्या आंसर होगा सर? आवारा तत्व। ध्यान दोगे, एकमात्र आवारा तत्व कौन होता है? हाइड्रोजन। ठीक है,
हो गया क्लियर। अब किस ब्लॉक में धातु, अधातु और अपधातु तीनों पाई जाती है, तो कौन सा ब्लॉक सर? पी ब्लॉक में। हो गया ठीक, क्लियर। ठीक, चलो सर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, सोडियम कंपाउंड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से हम लोग उन्हीं कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला हम लोग लेते हैं NaCl, ठीक है। NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड। अब इसको लेते साथ ही बहुत किसी का दिमाग में आ गया होगा कि सर इसको हम लोग क्यों ले रहे हैं। जो एग्जाम दे रहे हैं उनको पता है कि यहाँ से कितना क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछते हैं, और जब पहली बार एग्जाम देंगे आज उन लोग जान जाएंगे कि NaCl क्यों इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं सोडियम यौगिक में, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन, प्रचलित नाम, सोडियम क्लोराइड का प्रचलित नाम क्या है, फेमस नेम। और ये हम लोग को डायरेक्ट पूछता है, हालांकि प्रचलित नाम बोल के नहीं पूछेगा, कुछ दूसरा तरीका से पूछता है, हम बताएंगे। तो अभी लिखते जाओ साथ साथ में, प्रचलित नाम क्या है। तो सर प्रचलित नाम पहला कॉमन सल्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं सर? कॉमन सल्ट, नोट डाउन करते जाओ। दूसरा रॉक सल्ट, ठीक। तीसरा टेबल सल्ट। क्लियर है सर? 3 फेमस नाम है और तीनों के तीनों क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में हम लोग का रिपीट होते रहते हैं। पहला कॉमन सल्ट, दूसरा रॉक सल्ट और तीसरा टेबल सल्ट। किसका नाम है सर? NaCl। हमको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कॉमन सल्ट किसे कहा जाता है, तो NaCl। रॉक सल्ट किसे कहा जाता है? NaCl। टेबल सल्ट किसे कहा जाता है? NaCl। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। pH मान कितना होता है सर NaCl का? नॉर्मल सी बात है, ये पूछता नहीं है, कभी कभी छोटा एग्जाम ग्रुप डी वगैरह में पूछ देता है, ठीक है। तो pH मान NaCl का सर 7 होता है, यानी उदासीन होगा। ये एक क्या है? NaCl एक साल्ट है हम लोग का, ठीक है, ना एसिड है ना बेस है, क्या है? एक साल्ट है, लवण है, ठीक है। और pH मान कितना होता है? 7। क्लियर? हाँ सर क्लियर। तीसरा क्वेश्चन, NaCl को जब आइस के साथ मिलाएंगे, यानी बर्फ में अगर हम नमक को डाल देते हैं तो उस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं? यानी जब नमक और बर्फ को आपस में मिलाएंगे तो एक मिश्रण बनेगा, और उस मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे? तो सर उस मिश्रण को हम लोग फ्रीजिंग मिक्सचर, हिमांक मिश्रण कहते हैं। क्लियर? हाँ क्लियर। अब हिमांक मिश्रण कहाँ कहाँ बनता है? तो सर 2 जगह बनता है। कितना जगह बनता है सर? नोट कर लो, 2 जगह बनता है। कहाँ कहाँ? अभी हम बता रहे हैं। पहला लिखते जाओ, बंद बॉक्स में जब हम लोग आइसक्रीम को रखते हैं, ठीक है, आइसक्रीम को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं क्लोज चेंबर में, तो वहां पर आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए हम नमक डालते हैं। क्या बात कर रहे सर? एकदम सही बात है। बंद बॉक्स में अगर आइसक्रीम है, आइस है, उसको पिघलने से बचाना है, उसको मेल्ट होने नहीं देना है, जितना भी गर्मी हो, बाहर का ताप, तो उसमें नमक डाल दो और बाहर का टेम्परेचर जितना भी अधिक हो जाए वो पिघलेगा नहीं, आइस के फॉर्म में ही रहेगा, बर्फ अवस्था में ही रहेगा। क्यों? तो सर इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं वाटर वाले चैप्टर के 2nd लेक्चर में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जा करके देख सकते हैं उस लिंक को क्लिक करके। ठीक हो गया क्लियर? और अभी हम थोड़ा बहुत बताएंगे शॉर्टकट में। सेकेंड, इसको फ्रीजिंग मिक्सचर का सेकेंड एग्जांपल, ठीक है। कभी कभी देखोगे ठंडे वाले मौसम में जो सड़क होती है, उन सड़क में बर्फ जम जाती है, तो सड़क पर जो जमे बर्फ को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? NaCl नमक का उपयोग हम लोग यूज करते हैं। या तो टेबल सल्ट बोलो, या तो कॉमन सल्ट बोलो, या तो रॉक सल्ट बोलो, इसी का उपयोग क्या करते हैं हम लोग? सड़क में उपस्थित बर्फ को ठंडे क्षेत्र के हटाने के लिए करते हैं। ठीक, अब दिमाग में आप लोग का एक सवाल घूमता होगा कि सर आपने अभी कहा कि बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए नमक मिलाया जाता है, और सेकेंड हिमांक मिक्सर में आप कह रहे हैं कि सड़क में उपस्थित बर्फ को पिघलाने के लिए नमक डाला जाता है। क्या बात कर रहे हैं सर? बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए भी नमक और बर्फ को पिघलाने के लिए भी नमक, तो 100% सही बात है, दोनों में ही नमक का उपयोग करते हैं। अब आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा, देखो कैसे।
ये एक क्लोज चैम्बर है, ध्यान से देखोगे, शॉर्टकट में बता रहे हैं, हालांकि इस चीज को हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक। ये क्लोज चैम्बर है, मान लो ये आइस है इस तरह से, ठीक है, बंद बॉक्स के अंदर में आइस है, ठीक है, क्लोज चैम्बर। ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा दोनों में, है ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान से देखो इधर। अब यहाँ पर क्या किया, हम नमक डाल दिए। क्या किए सर, नमक डाल दिए। नमक डालते ही क्या हो जाएगा, देखो आइस का टेम्परेचर, नॉर्मल आइस का टेम्परेचर होता है -2 डिग्री सेल्सियस। जो आइसक्रीम होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे ही नमक डाल दिए, अब नमक डाल देने से ये आइस का कांटेक्ट में आएगा तो कौन सा मिक्सचर बनेगा सर, मिट गया है, थोड़ा देर पहले बताए थे, फ्रीजिंग मिक्सचर, हिमांक मिश्रण बनाएगा। हाँ सर बनाएगा। तो फ्रीजिंग मिक्सचर, हिमांक मिश्रण जब बनाएगा तब NaCl टूटना शुरू हो जाता है। कैसे टूटेगा सर, तो NaCl जो है ये टूटेगा हम लोग का Na+ और Cl- के रूप में, इस रूप में टूटेगा। हाँ सर ये इस रूप में टूटेगा, ठीक है, क्लियर। अब ये बताओ हमको, हम बॉन्ड के बारे में, बंधन के बारे में जब बताए थे तो आप लोग को बहुत बढ़िया से बताए थे कि आयोनिक बॉन्ड होती क्या है, आयन से बनने वाला बॉन्ड। अब आयन किसके आयन से, तो एक जिसके पास आयन्स बहुत ज़्यादा हैं जिसको हम लोग बोलते हैं धातु, मेटल। दूसरा जिनके पास आयन्स कम होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अधातु, नॉन मेटल, ठीक है। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास ज़्यादा है और जिसके पास कम है उसको देंगे। तो यानी धातु और अधातु के बीच बनने वाला बंधन को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बंधन बोलते हैं, ठीक है। इनमें आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है सर। हाँ सर ठीक है। तो यानी NaCl में किस प्रकार का बंधन बनेगा, ये सोडियम धातु है, ये क्लोरीन अधातु है, मीन्स ये क्या हो गया, आयोनिक बॉन्ड हो गया सर। ये किस प्रकार का बॉन्ड हो गया, आयोनिक बॉन्ड हो गया। अब आयोनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, मजबूत बंधन होती है। तो अब मजबूत से ये जुड़े हुए हैं सॉरी, दोनों ही बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। तो इनको अलग करने के लिए क्या करना होगा, उष्मा देना होगा। तो यहाँ पर जब NaCl Na+ और Cl- में टूटना शुरू हो जाते हैं तब उनको उष्मा चाहिए। अब उष्मा लोग कहाँ से प्राप्त करेगा, क्योंकि ये तो बंद है, बाहर से तो उष्मा ले नहीं सकता है, वातावरण से बंद है, अंदर में जो चीज़ मिलेगा उसी से ही उष्मा ले लेगा। अब कौन मिलेगा उसके साथ, तो देखो NaCl के साथ किसको मिला रहे हैं सर, आइस को मिला रहे हैं। तो आइस से ही ये उष्मा ले लेता है, बर्फ से ही उष्मा क्या करता है, ले लेता है सर, ठीक है, क्लियर है इतना। यानी आइस का टेम्परेचर कितना अंदर में, -2 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से ताप यहाँ पर आने लगेगा, ठीक है, यहाँ से उष्मा यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। अब ये बताओ इसके पास -2 डिग्री सेल्सियस है, अब ये क्या कर रहा है, इसको फिर भी अपना टेम्परेचर इसको दे रहा है। तो क्या इसका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा सर, क्योंकि हम, मेरा जितना ताप है हम दूसरों को मेरा टेम्परेचर देंगे तो मेरा में घटेगा ना सर। तो बस बात वही है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, घटना शुरू हो जाता है। यानी -2 से क्या हो जाएगा, घटेगा तो -3 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से घटते घटते सर ये -23 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है। यानी मिनिमम टेम्परेचर बॉक्स के अंदर रखा आइसक्रीम का कितना हो सकता है, तो -23 डिग्री सेल्सियस हो सकता है सर, ठीक। अब बताओ बॉक्स के अंदर में टेम्परेचर घटते जा रहा है, क्यों घटते जा रहा है, क्योंकि NaCl Na+ और Cl- में टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है। यानी जब तक नमक टूटना खत्म नहीं करेगा तब तक इस आइस का टेम्परेचर हमेशा घटते रहेगा। अंदर में जो आइसक्रीम है उनका टेम्परेचर क्या होगा, घटते रहेगा। तो इसी वजह से बाहर का ताप कितना भी अधिक हो, ये तो क्लोज है ना सर, बंद है ना, अंदर रखे आइसक्रीम हमेशा बर्फ के फॉर्म में ही होगा और पिघलेगा नहीं। क्लियर, हाँ सर क्लियर। और एक बार, हाँ सर और एक बार, चलो शॉर्टकट में बता रहे हैं। NaCl आइस के साथ मिला देंगे, फ्रीजिंग मिक्सचर बनाएगा, हिमांक मिश्रण बनाएगा। हिमांक मिश्रण मतलब किसको बोलते हैं, NaCl टूटना शुरू हो जाता है, Na+ और Cl- में टूटना शुरू हो जाएगा। अब ये आयनिक बॉन्ड है, मजबूत बंधन है, टूटने के लिए इसको उष्मा देना पड़ता है, ठीक है। तो उष्मा जो लेती है कौन,
NaCl जब लेती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया को करने के लिए ऊष्मा देना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यानी NaCl का टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो एक और क्वेश्चन बन गया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्लियर। ऊष्मा देना पड़ेगा, आप कौन देगा ऊष्मा सर, ये बंद है, तो बंद है तो इसी के अंदर जो है वही ऊष्मा देगा। अंदर कौन है, आइस है, आइस है बर्फ आइसक्रीम के फॉर्म में। कितना होता है इसका टेम्परेचर, -2 डिग्री सेल्सियस जब डालते हैं। अब उसके पास इतना टेम्परेचर है और बेचारा वो फिर भी NaCl को देना शुरू कर दे, मजबूरी है, देना तो पड़ेगा, कोई और है नहीं, और लेगा तो इसी से लेगा क्योंकि वही तो मिल रहा है ना उसके साथ। NaCl के साथ कौन मिल रहा है, आइस। तो अब ये टेम्परेचर देना शुरू कर देगा, उसका ऐसे भी -2 डिग्री सेल्सियस बहुत कम था, ऊपर से वो दूसरों को दे रहा है, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर और घटना शुरू हो जाएगा, और घटना शुरू हो जाएगा तो -3 हो गया, -4 हो गया, इस तरह से घटते घटते मिनिमम टेम्परेचर कितना हो जाता है सर, तो -23 डिग्री सेल्सियस आइसक्रीम का मिनिमम टेम्परेचर हो जाता है। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक सर। अब सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड क्या होता है, सड़क में जमे बर्फ को साफ करने के लिए। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले बताए, ये तो हम बताए कि आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए NaCl मिलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर को ले लेता है, इसका टेम्परेचर घट जाता है, तो इसलिए आइसक्रीम का फॉर्म में रहता है। अब सेकेंड आ जाते हैं, सड़क में जो बर्फ जमी रहती है, ठीक है सर, उसको देखते हैं। चलिए सर नीचे ही बता रहे हैं आपको। ये एक सड़क है मान लीजिए, ठीक, यहाँ पर बहुत सारा बर्फ हम लोग का जमा हुआ है, इस तरह से बहुत सारा बर्फ इस तरह से जमा हुआ है। ठीक है, अब देखो सड़क तो सर कोई क्लोज चैम्बर नहीं है, सड़क के चारों तरफ से बंद रहता है, नहीं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है एटमॉस्फेयर के साथ। एटमॉस्फेयर में हीट अधिक हुआ, सड़क भी गर्म हो जाएगा, एटमॉस्फेयर का हीट कम हो गया, सड़क भी क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है एटमॉस्फेयर के साथ, वातावरण के साथ। ठीक है, क्लियर, हाँ सर क्लियर। इसके ऊपर में नमक छिड़का दिया, देखो इस तरह से हम लोग इसके ऊपर में क्या क्या नमक छिड़का दिया सड़क के ऊपर में। अब ये बताओ, जैसे ही नमक बर्फ के कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही NaCl आइस के कांटेक्ट में आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर बोलते हैं सर, हिमांक मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, हाँ सर क्लियर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक मिश्रण। तो हिमांक मिश्रण में होती क्या है, NaCl टूटना शुरू कर देगी। अब टूटेगी तो Na+ और Cl- के रूप में। अब उसके लिए क्या देना होगा, ऊष्मा देना होगा, हीट देना होगा सर। अब ये हीट या ऊष्मा कहाँ से लाएंगे, तो NaCl को जहां से मिलेगा वहीं से ले लेगा। अब देखो आइस के ऊपर डाले हैं, लेकिन ऊपर क्या हम लोग का एटमॉस्फेयर पूरा खुला हुआ है, वातावरण पूरी तरह से हम लोग का ओपन है, तो नमक कहाँ से ताप ले लेगा, वातावरण से टेम्परेचर को ले लेगा, एटमॉस्फेयर से ताप को ले लेगा, और Na+ और Cl- में टूट जाएगा। तो एटमॉस्फेयर से ये ताप लेना शुरू कर दे रहा है, वातावरण से ताप को एक्सेप्ट कर रहा है, और Na+ और Cl- क्या हो जाएगा, ये जब टूटना शुरू हो जाता है, अलग हो जाता है, उनका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा भाई, एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर तो ले रहा है ना, और टेम्परेचर ले रहा है मतलब अपने पास ही रहेगा ना। अब अपने पास है और ये कहाँ पर है, तब आइस के साथ है, तो आइस के साथ जो है उनका टेम्परेचर बढ़ गया, और वो आइस के साथ जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आइस का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब आइस का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आइस धीरे धीरे क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है। तो यही कारण है, समझ में आया। और एक बार, हाँ सर और एक बार, चलो इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। यह सड़क है, बर्फ ऊपर में जमा हुआ है, चारों तरफ से खुला होता है, ठीक है, वातावरण से डायरेक्ट कांटेक्ट है। नमक डाल दिए, नमक क्या करेगा, बर्फ से टेम्परेचर नहीं लेगा, क्योंकि वातावरण और बर्फ में अधिक टेम्परेचर वातावरण का होता है, एटमॉस्फेयर का अधिक टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से वो ताप ले लेगा, कौन, नमक ले लेगा, और Na+ और Cl- में टूटना शुरू हो जाएगा। तो वो ताप उसके पास है, और वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, बर्फ के साथ जुड़ा हुआ है। ये वातावरण से हीट ले लिया है, मतलब वो गर्म है, और वो कहाँ पर है, बर्फ के ऊपर में, तो बर्फ को भी गर्म कर देगा। हाँ सर, तो बर्फ क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाता है, यही कारण है। क्लियर, हाँ सर क्लियर। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछता है, यानी अगर बंद क्लोज चैम्बर बोले
तो आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए उपयोग करते हैं। खुला रहेगा तो बर्फ को पिघलने के लिए, यानी बर्फ को पिघलने के लिए भी और बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए भी। पिघलने से बचाने के लिए क्लोज चैम्बर, बर्फ को पिघलने के लिए खुला क्षेत्र होना चाहिए। ठीक, अब अगला, समुद्र का पानी खारा होने का कारण क्यों होता है? ये एक फेमस क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पहला NaCl, दूसरा Na, तीसरा Cl, ठीक है, और चौथा नॉन ऑफ दीज लिख सकते हो। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, क्वेश्चन है मेरा, लिख लो। पहला ऑप्शन NaCl, दूसरा ऑप्शन Na, तीसरा Cl, चौथा नन। क्या होगा आंसर? आपका दिमाग में आता होगा कि समुद्र में तो नमक पाई जाती है, तो समुद्र के पानी का खारा होने का कारण भी क्या होगा? नमक ही होगा, NaCl ही होगा। तो नहीं सर, पूरा का पूरा 100% गलत है। समुद्र का पानी NaCl की वजह से खारा नहीं होती है। ठीक, अच्छा, इसका हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, इसलिए बार बार हम कह रहे हैं आप लोग को कि वाटर चैप्टर पहला जो हम पढ़ाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारा कंसेप्ट हम लोग क्लियर किए हैं, तो उसका दोनों लेक्चर आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आगे का चैप्टर सब चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहाँ से देख लीजिए, या फिर प्ले स्टोर में लेक्चर 1 और लेक्चर 2, ठीक है, वाटर लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए, एकदम बहुत ज़रूरी है, मस्ट समझ लीजिए। आपके लिए बहुत क्वेश्चन वहाँ से हम लोग का क्लियर होता है और हर चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आते हैं, क्या आंसर होगा सर इसका? अभी हम बता रहे हैं। ठीक, क्यों नहीं होता है NaCl? आप बोले NaCl, लेकिन हम आपको गलत बोल दें कि सर NaCl नहीं होता है। ठीक है, तो क्यों नहीं होता है? देखो क्यों नहीं होता है। सिम्बायोटिक प्रोसेस समुद्र के अंदर भी हम लोग का होता है सर। सहजीवी संबंध किनके किनके बीच होता है? तो अभी हम बता रहे हैं सहजीवी संबंध समुद्र के अंदर भी किनके किनके बीच होता है। सहजीवी संबंध जैसे फेमस क्वेश्चन है बायोलॉजी का, शैवाल, कवक, ये दोनों का, कवक और शैवाल जिसे हम लोग लाइकेन बोलते हैं, फेमस क्वेश्चन है, आप लोग को याद आ भी गया होगा। तो इसमें भी होता है सर सिम्बायोटिक प्रोसेस। सिम्बायोटिक प्रोसेस हिंदी में लिखेंगे तो सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध। ठीक है, क्या है सर? तो देखो, जैसे शैवाल और कवक ये दोनों का होता है। एक मिनट, इंक खत्म हो गया सर इसका। तो शैवाल जो है देखो और कवक जो है ये भोजन बनाती है और कवक भोजन नहीं बना पाती, इसके पास हरित लवक नहीं होता है। ठीक है, तो शैवाल भोजन बनाती है, वो भोजन कवक को देती है। कवक क्या करेगी? ये भोजन तो बना नहीं सकती है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता नहीं है, तो ये जड़ से अपना जल खनिज लवण लेती है और किसको देती है? शैवाल को देती है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं सहजीवी संबंध। दोनों में अधूरा कुछ कुछ है और ये इसको देगा और वो उसको देगा जिसका जो अधूरा है, और एक दूसरे का पूरक हो जाते हैं। ये जल खनिज लवण प्राप्त नहीं कर सकती है, कवक इसको देता है। ये भोजन नहीं बना सकता है, शैवाल बना सकता है, ये भोजन इसको देता है, इसी को बोलते हैं सहजीवी संबंध। ठीक, क्लियर? तो हम लोग का समुद्र में भी वैसा ही होता है। ये समुद्र है मान के चलो, इसमें एक जीव होता है पोली और दूसरा होता है मेडुसा। इनका हिंदी नाम भी यही है। ठीक है, पोली और मेडुसा, MEDUS है। पोली और मेडुसा ये दोनों भी सहजीवी होते हैं। पोली जीव क्या करता है? इस NaCl से, ठीक है, इस NaCl से इस क्लोरीन को क्या करता है? वो अपना भोजन के रूप में खाते जाता है। यानी पोली जीव जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं समुद्र के अंदर, पोली, इनका भोजन कौन है सर? तो क्या आंसर होगा? क्लोरीन। समुद्र में पाया जाने वाला क्लोरीन जो है ना, जितने भी पोली सूक्ष्म जीव है वो क्लोरीन को खाते जाते हैं। समुद्र में NaCl से Cl को खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। कौन बचेगा सर? क्लोरीन खत्म हो जा रहा है तो कौन बचेगा? Na। यानी इस NaCl से ये तो क्लोरीन तो खत्म होता जा रहा है, उसको तो खाते जा रहा है, उसकी मात्रा घट रहा है, तो किसकी मात्रा ज़्यादा रहेगा? Na का। क्लियर है?
यानी कैंसर हो जाएगा हम लोग का Na। क्लोरीन क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका पॉली नाम का सूक्ष्मजीव खाते जा रहा है। क्लियर हो गया? तो इसी वजह से NaCl भी नहीं होता है, क्योंकि NaCl में से क्लोरीन को तो खाते जा रहा है, बच गया कौन? Na, यानी क्या आंसर होगा? Na। यानी समुद्र का पानी का खारा होने का कारण क्या है? तो सोडियम। लिख लो, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समुद्र का पानी का खारा होने का कारण कौन सी धातु है, कौन सा मेटल है? तो क्या आंसर होगा? सोडियम। या कौन सा, कुछ भी पूछे, खारा होने का कारण आंसर करना है तो करना है किसको? सोडियम को, उसी में ही टिक लगाना है। अगर आप NaCl में टिक करके आ गए तो 100% गलत। और बहुत बार हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हम खुद बोल नहीं सकते, आप लोग क्वेश्चन बैक उठा के देखिए, आप लोग को प्रीवियस ईयर का कहीं ना कहीं मिलेगा ही आपको कि समुद्र का पानी का खारापन का क्या कारण है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? सोडियम Na। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं, चलो। अच्छा, एक मिनट, यहाँ से जितना क्वेश्चन बनता है हमें पूछे नहीं, हम पूछ लेते हैं आप लोग को, आप लोग उसका जवाब दीजिएगा सोडियम यौगिक से। पहला क्वेश्चन, टेबल साल्ट किसे कहते हैं? NaCl। रॉक साल्ट किसे कहते हैं? NaCl। कॉमन साल्ट किसे कहते हैं? NaCl। क्लियर? अगला, pH मान कितना होता है? 7। NaCl अम्ल है, क्षार है, लवण है, तो सर लवण होती है। ठीक है, क्लियर इतना क्वेश्चन। अगला, बंद बॉक्स में रखा आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। सड़क पर उपस्थित बर्फ को साफ करने के लिए किसको मिलाया जाता है या किसको डाला जाता है? तो सर नमक, NaCl डाला जाता है। सब में NaCl आंसर, ठीक है, डाला जाता है। ठीक है, क्लियर। समुद्र के पानी का खारा होने का कारण क्या है? तो सर यहाँ NaCl नहीं होगा, यहाँ NaCl कर देंगे तो गलत, क्लोरीन को खा जाता है, बच जाएगा Na। क्या आंसर करेंगे? केवल और केवल सोडियम। ठीक, चल अब आगे बढ़ते हैं। चलो, चलो नेक्स्ट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट प्रचलित नाम क्या है? देखो इसका, सोडा एस। ध्यान दोगे, ये सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है ना। प्रचलित नाम क्या होता है उसका? सोडा एस, या हिंदी में इसी को राख बोलते हैं। हाँ, इसको एकदम नोट डाउन करोगे। सोडा एस किसे कहा जाता है? आंसर में क्या लिखेंगे? Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट। ठीक, या राख किसे कहा जाता है हिंदी में? तो क्या आंसर करेंगे हम लोग? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर। अब ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन, उसका प्रचलित नाम, फेमस नाम क्या है? तो सोडा एस या राख। ठीक है, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन, इसका फॉर्मेशन, इसका निर्माण किससे होता है? किनके किनके मिलने से होता है? इसका इक्वेशन डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन इसका याद रखना ही है, इसका निर्माण किससे होता है ना, पूछा गया क्वेश्चन है, कोई उपाय नहीं है, इसको याद रखना ही है आपको। तो देखो, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, इसके साथ हम लोग मिलाएंगे H2CO3 कार्बोनिक एसिड जिसको बोलते हैं, ये वीक एसिड है। ठीक है, एक मजबूत क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस, और एक वीक एसिड H2CO3। क्या नाम है H2CO3 का? तो कार्बोनिक अम्ल लिख सकते हो, कार्बोनिक अम्ल इसे कहते हैं। ठीक है सर? हाँ सर, ठीक है। इसको मिला देंगे तो हम लोग का बन जाता है, देखो Na2CO3 प्लस H2O, ये हम लोग का बन जाता है। ठीक, तो देखो Na2O किससे बना? तो सर क्या आंसर करेंगे हम लोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बोनिक अम्ल के साथ मिलाने पर सोडियम कार्बोनेट और जल बनता है, और यही सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडा एस या राख बोलते हैं। ठीक है, तो सोडा एस या राख का निर्माण सर किनके मिलने से होता है? तो क्या आंसर करेंगे? एक
स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान अगर लिखना चाहो तो लगभग 14 के बराबर होता है, लिख सकते हो। इसका पीएच मान सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही होता है। हालांकि एसिड बेस साल्ट चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और कार्बोनिक अम्ल H2CO3 को मिलाने पर ये बनता है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब यहाँ से बस यही 2 ही क्वेश्चन हम लोग का बनता है। क्या क्या? सोडा एस किसे कहा जाता है? कैंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। या राख किसे कहा जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक। अब आगे देखो, कहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं और कहाँ पर हम गलती करते हैं। तो कहाँ पर कंफ्यूज और कहाँ पर गलती करते हैं तो उसको देखो हम लोग। एक होता है हम लोग का Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O होता है हम लोग का। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं सर? सोडियम कार्बोनेट। लिख देते हैं, सोडियम लिखते जाओ। आप लोग भी नोट बनाते जाओ साथ में। बोर्ड पर नजर मत डालो उतना, बोर्ड पर हल्का फुल्का देखो। हम जो बोल रहे हैं सुन के ही नोट बना लो, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी Na2CO3 इंटू 10H2O। हो गया क्लियर। अब सर यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है? तो क्वेश्चन है प्रचलित नाम, फेमस नेम। इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? इसका प्रचलित नाम क्या है सर? फेमस नेम क्या है सर? तो इसका प्रचलित नाम सर हम लोग का है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O का हम लोग बोलते हैं धवन सोडा या वॉशिंग सोडा, इसी को हम लोग बोलते हैं सर, ठीक है। प्रचलित नाम क्या है? धवन सोडा या वॉशिंग सोडा, इसी को हम लोग बोलते हैं सर, ठीक है। ये इसका प्रचलित नाम है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो देखो ध्यान दो, मेरा बात ध्यान दो। यहाँ पर एक चीज गौर करोगे, सोडियम कार्बोनेट सिर्फ रहेगा, Na2CO3 रहेगा तो इसको बोलते हैं राख या सोडा एस, ठीक है। और अगर Na2CO3 के साथ 10H2O जुड़ा रहेगा तो क्या बोलते हैं इसको सर? धवन सोडा बोलते हैं। गलती से Na2CO3 को धवन सोडा नहीं बोलोगे या सोडा एस। इसका ऑप्शन में अगर हमको ये दिया है तो इसको टिक नहीं करना है सर। दोनों बहुत अलग है, ये अलग है और ये अलग है। और मैक्सिमम स्टूडेंट का गलती यही पर होता है, Na2CO3 मीन्स धवन सोडा, ठीक है। नहीं सर, Na2CO3 मीन्स होता है राख या उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोडा एस। धवन सोडा मीन्स क्या होता है? उसमें 10H2O मिलाना होगा सर, डेकाहाइड्रेट उसमें जोड़ना होगा। एकदम क्लियर कर लो इस पॉइंट को। Na2CO3 सिर्फ रहेगा, सोडा एस या राख बोलेंगे प्रचलित नाम, ठीक है, वो अलग है सर। जहां Na2CO3 के साथ 10H2O आ गया तो क्या नाम हो जाएगा सर हम लोग का? इसका धवन सोडा या वॉशिंग सोडा हम लोग इसी को बोलते हैं, ठीक है। 10H2O होना जरूरी है, ठीक है सर। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? जो हम लोग का हार्ड वाटर है, हम लोग पढ़े थे, याद करो, हार्ड वाटर, वाटर चैप्टर में। फिर से हम वही बोलेंगे, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख सकते हो। हार्ड वाटर को अगर हम लोग को चेंज करना है किसमें? मृदु वाटर में, सॉफ्ट वाटर में, यानी हिंदी में बोलेंगे तो कठोर जल। ये जो कठोर जल है आप लोग भी लिखते जाओ सर, इसको मृदु जल में अगर बदलना है, कठोर जल को मृदु जल में बदलने के लिए किसको मिलाया जाता है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको मिला करके भी हम क्या कर सकते हैं? कठोर जल हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक। क्लियर? हाँ सर क्लियर। कठोर जल को, कठोर जल होती क्या है सर? चलो हम आपको पढ़ा चुके हैं कठोर जल क्या होती है, आप लोग बताओ हमको। तो सर जिस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स होते हैं सर, और आयन्स क्या क्या थे याद करो वाटर चैप्टर में, क्लोराइड के आयन होंगे, सल्फेट के आयन होंगे, कार्बोनेट्स के आयन होंगे, बाइकार्बोनेट के आयन होंगे। ये आयन 4 प्रकार के अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ है तो उस प्रकार का जल को हम लोग क्या बोलते थे? कठोर जल बोलते थे सर। एकदम सही बात है सर, ठीक है। और मृदु जल किसको बोलते हैं?
जिस जल में हम लोग का कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस नहीं होते थे, नहीं होते हैं। क्लियर इतना पॉइंट? हाँ। और इसीलिए ये क्या बनाती है? झाग बनाती है, सफाई प्रक्रिया बढ़िया करती है, हम लोग पीने में यूज करते हैं, खारा नहीं होती है ये वाला। जबकि ये झाग नहीं बनाती है, सफाई प्रक्रिया बढ़िया नहीं होगी, खारा होगी, पीने में उपयोग नहीं कर सकते हैं। खैर ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं H2O चैप्टर में, आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे होता है सर? ठीक है, तो इसका निर्माण जो हम लोग करते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं हम लोग, काम खत्म। ये समझ में आ गया शायद आप लोग को। एक और सोडा हम लोग का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा, यानी बेकिंग सोडा उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एक और सोडा होता है जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं या खाने वाला सोडा बोलते हैं। ठीक है, अब तीनों सोडा में आप लोग का कंफ्यूज होता होगा। ठीक है, तो उसका देखो, उसका हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है सर, तो देखो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, ये होता है। ठीक है, कैसे बनता है? तो अगर हम लोग इसी को गर्म कर देंगे Na2CO3 इंटू 10H2O को अगर हम लोग हीट दे देंगे गर्म करने पर, हम लोग का क्या बन जाएगा? NaHCO3 हम लोग का बन जाता है। ठीक है, ये ध्यान दोगे, ये हम लोग का बन जाता है। ठीक है, ध्यान दोगे ये। यानी बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है? तो धवन सोडा को गर्म करने पर हम लोग का बेकिंग सोडा बनता है। लिख लोगे सर? एकदम लिख लेंगे हम लोग। धवन सोडा को गर्म करने पर हम लोग का क्या बनता है? बेकिंग सोडा बन जाता है। ठीक, क्लियर? तो तीनों सोडा क्लियर सर? बेकिंग सोडा, NaHCO3, अब धवन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, और अगर पूछा जाए सोडा एस तो Na2CO3। क्लियर? अब एक एक करके सारा क्वेश्चन हम पूछेंगे, आप लोग का आंसर देना होगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट एरिया है ये वाला। ठीक है, पहला क्वेश्चन लगभग 8-10 क्वेश्चन हम पूछेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, आप लोग जिसको नोट करना है नोट करते भी जाओ पेन कॉपी के साथ। सोडा एस किसे कहते हैं? तो क्या आंसर होगा? Na2CO3, या फिर अगर लिखा रहेगा तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है सर? हाँ सर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, राख का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका क्या आंसर होगा? सर अभी आपने बताया राख हम लोग सोडियम कार्बोनेट के बोलते हैं, Na2CO3 को बोलते हैं। ठीक हो गया। अब इसका निर्माण, तो निर्माण तो हम बता दिए, आप लोग उसको रख सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग कार्बोनिक एसिड को मिलाते हैं तो बन जाता है। ठीक, धवन सोडा या वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है सर? तो Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा आंसर। हाँ सर, हो जाएगा, उसी में टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, कठोर जल को मृदु जल में बदलना है, किस प्रकार का सोडा का उपयोग करेंगे? तो सर धवन सोडा या वाशिंग सोडा हो गया। अगला क्वेश्चन, जब धवन सोडा या वाशिंग सोडा को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो सर उस समय हम लोग का बेकिंग सोडा बनता है, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं। ठीक है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। चलो आगे नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट सोडियम कंपाउंड, सोडियम यौगिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब नाम सुनते ही आप लोग को लग जाता होगा कि सर यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। हाँ सर, यहाँ से भी क्वेश्चन हम लोग बनते हैं और पूछते हैं, तो उसको अभी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है? देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इसका फेमस नेम, प्रचलित नाम क्या है? और वही क्वेश्चन हम लोग का बहुत बार पूछ चुका है। तो प्रचलित नाम इसका होता है सर कास्टिक सोडा। देखो हम यहाँ पर लिख दिए हैं, इसका फेमस नाम क्या है? तो क्या बोलेंगे सर? सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रचलित नाम या फेमस नाम कास्टिक सोडा होती है। ठीक है, नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, सेकेंड इसका यूज। अब इसका यूज में से सर एक यूज जो है आपको कोई एग्जाम में पीछा छोड़ने वाला नहीं है, कोई ना कोई सेट में आपको मिलेगा ही, एकदम आपको ध्यान देना है। और वो क्या है? देखो जब हम लोग साबुन यूज करते हैं ना,
एक होता है नहाने के लिए और दूसरा होता है कपड़ा धोने के लिए। दोनों साबुन अलग अलग होते हैं। हाँ सर, दोनों साबुन अलग अलग होते हैं, ये तो एक बच्चा भी बोल देगा हम लोग का। दोनों का निर्माण तब अलग अलग से हुआ रहेगा। हाँ सर, दोनों बने भी होते हैं अलग अलग। तो उसमें से जो कपड़ा धोने वाला साबुन है, उस साबुन का निर्माण हम लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है सर। ठीक है, क्लियर। यानी कपड़ा धोने वाला साबुन के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं? तो क्या आंसर होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, नोट कर लिए? हाँ सर कर लिए। अब दिमाग में आता होगा सर कपड़ा धोने वाला साबुन का तो बता दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दूसरा जो है हम लोग का नहाने वाला साबुन किससे बना होता है, तो उसको भी बता दे रहे हैं। तो देखो, नहाने वाला साबुन जो है उसका निर्माण हम साइड में लिख दे रहे हैं KOH, यानी क्या बोलेंगे इसको? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग का नहाने वाला साबुन बनता है और कपड़ा धोने वाला साबुन सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक, जिसको हम लोग हार्ड सॉप बोलते हैं, कठोर साबुन, और इसको मृदु सॉप, मृदु सॉप, हाँ मृदु सॉप बोलते हैं। ठीक, क्लियर। चलो, तो पहला क्वेश्चन इसका देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रचलित नाम तो सर क्या होगा? कास्टिक सोडा। ठीक, दूसरा कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र पूछे तो NaOH। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, हार्ड सोप बनाने में किसका उपयोग होता है? कठोर साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड। चौथा क्वेश्चन, कठोर सोप या हार्ड सोप, या बोल सकते हैं कपड़ा धोने वाला साबुन, कपड़ा धोने वाला साबुन का निर्माण किससे होता है? तो क्या आंसर करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, एक चीज छूट गया सर, क्या छूट गया? सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, सबसे मजबूत क्षार कौन सी है? लिख लो, नोट डाउन कर लो, सबसे मजबूत क्षार कौन सी है? तो क्या आंसर करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे मजबूत क्षार, सबसे स्ट्रॉन्ग क्षार है। कितना होता है तब पीएच मान इसका पीएच मान हम लोग का 14 होता है, 14 होता है। ठीक है सर, अगर पूछे कि सबसे मजबूत सबसे स्ट्रॉन्ग क्षार कौन सी है तो क्या करेंगे हम लोग? NaOH। कितना होता है पीएच मान? 14 होता है। ठीक, क्लियर? हाँ सर क्लियर। अगला पॉइंट, अच्छा अगला सोडियम यौगिक देखते हैं। यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनते हैं। अगला सोडियम यौगिक है, देखो सोडियम सल्फेट Na2SO4 इंटू 10H2O, सोडियम सल्फेट इंटू 10H2O। ठीक है, Na2SO4 इंटू 10H2O, ये अगला यौगिक है। क्या नाम है? सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम सल्फेट 10 को डेका बोलते हैं, हाइड्रेट जल को। याद करो, बताए थे जल का 2 नाम। ठीक है, प्रचलित नाम किस नाम से इसको जानते हैं? तो सर इसको हम लोग ग्लोबल साल्ट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं सर। ये एकदम याद रख लेना है, कोई उपाय नहीं है, ये प्रचलित नाम। ठीक है, ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होती है? अब इसका आंसर आप लोग को बताना है। सोडियम सल्फेट इंटू 10H2O को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल साल्ट। ठीक है, ग्लोबल नमक बोलते हैं। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ करते हैं? तो सर पेन किलर्स जो दवा होती है ना, दर्द निवारक, तो पेन किलर्स दवा बनाने में किसका उपयोग होता है? क्या आंसर करेंगे? सोडियम सल्फेट इंटू 10H2O, डेकाहाइड्रेट जिसको बोलेंगे। क्लियर? तो इसमें से इतना ही क्वेश्चन बनता है। चलो ठीक, नेक्स्ट हम लोग का सोडियम यौगिक है, देखो Na2B4O7 इंटू 10H2O। ठीक है, तो क्या नाम होगा इसका सर? सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट। अब आपको लगता होगा कि सर नाम बहुत बड़ा है। हाँ सर, बहुत बड़ा नाम है, कैसे याद करें? जोरी नहीं है याद करना, याद है तो कर लो, मन क्या नहीं है तो मत करो, क्योंकि ये पूछता नहीं है। हाँ, क्या पूछता है? इसका फेमस नेम, प्रचलित नाम हमको हमेशा याद रखना है। क्या है इसका फेमस नेम और प्रचलित नाम? तो सर Na2B4O7 10H2O का प्रचलित नाम जो है, इसको हम लोग बोरेक्स बोलते हैं, या इसको क्या बोलेंगे? सुहागा। बोरेक्स या सुहागा, उसको याद रखना है सर। इसका प्रचलित नेम, फेमस नेम बोरेक्स या सुहागा। नोट डाउन कर लो, एकदम नोट करना जरूरी है। ये क्वेश्चन बहुत बार हम लोग का पूछ चुका है, रिपीट हो चुका है कि बोरेक्स या सुहागा का रासायनिक
सूत्र केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो Na2B4O7 × 10H2O करना है, हाँ सर करना है, याद रहेगा, हाँ सर याद रहेगा, कर लेंगे यार, चलो ठीक है। अब अगला इसका क्या पूछता है, यहाँ से देखो, अब अगला पूछता है इसका यूज से, इसका उपयोग से, कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो फर्स्ट यूज इसका, ठीक है, पहला यूज ग्लास बनाने में, ठीक है, गिलास बनाने में इसका उपयोग करते हैं, कांच गिलास बनाने में उपयोग करते हैं। दूसरा मोमबत्ती कैंडल बनाने में उपयोग होते हैं सर। 2 क्लियर, 2 लिख लिए। पहला देखो सर गिलास बनाने में, अच्छा कोई बात नहीं हम आगे पीछे बोल दिए, गिलास बनाने में पहला होता है सर, नोट कर लो। दूसरा क्या बताए, मोमबत्ती कैंडल बनाने में किसका उपयोग होता है, तो सर बोरेक्स का उपयोग होता है, सुहागा का उपयोग होता है, गिलास में भी सुहागा का उपयोग होता है। तीसरा चमड़े के शुद्धिकरण में भी हम लोग बोरेक्स का उपयोग करते हैं सर, हाँ करते हैं सर, उसमें भी इसका उपयोग होता है। थर्ड हो गया। चौथा जल शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग होता है। तो ये चारों यूज इसका हम लोग को देखना होगा और ये चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जल शुद्धिकरण उतना इंपॉर्टेंट हम लोग का नहीं है, लेकिन ये चारों हम लोग को याद रखना है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है सर। पहला गिलास, दूसरा मोमबत्ती, तीसरा चमड़े उद्योग में और चौथा जल शुद्धिकरण, ठीक। अब एक एक करके सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। अब कोई क्वेश्चन तो बचा नहीं सर, इतना ही क्वेश्चन है इसमें। बोरेक्स में पहला, बोरेक्स सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्या आंसर होगा, Na2B4O7 10H2O। क्लियर, हाँ सर क्लियर। दूसरा इसका उपयोग से पूछता है सर, इसका उपयोग शुद्धिकरण में किसका उपयोग होता है, तो सर क्या आंसर होगा, बोरेक्स। ग्लास निर्माण में बोरेक्स, मोमबत्ती कैंडल निर्माण में बोरेक्स, जल शुद्धिकरण में बोरेक्स। हो गया कैंसर, क्लियर है सर, हाँ क्लियर है। आगे बढ़े, एकदम सर आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट सोडियम यौगिक है हम लोग का Na2S2O3, ठीक है, Na2S2O3 × 5H2O, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम थायोसल्फेट। इसको तो सर याद रखना है, एकदम याद रखना है, ये पूछता ही है। और अगर आप याद नहीं रखे तो फिर समझ जाइए आप, इसको याद आपको रखना ही है, मीन्स रखना ही है। सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या करेंगे, क्या आंसर बताएंगे हम, Na2S2O3 × 5H2O, ठीक है। क्या नाम, सोडियम थायोसल्फेट। पहला क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन प्रचलित नाम सर, फेमस नेम, ठीक है। अच्छा अंग्रेजी में भी वही होता है, ठीक। जिनको अंग्रेजी में लिखना है लिख लो, जिसको हिंदी में लिखना है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा टोन से तुम लोग नोट्स बनाओ, बोर्ड का उतना ज़रूरत यूज़ मत करो, ठीक है। देखो हल्का फुल्का लिखो वहाँ से, लेकिन कंप्लीट लिखना है, जो हम बोल रहे हैं उसको लिखो। प्रचलित नाम, फेमस नेम, तो Na2S2O3 × 5H2O का फेमस नेम क्या है, तो इसको फेमस नेम प्रचलित नाम है हाइपो, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या आंसर करेंगे सर, हाइपो के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। हाइपो सर, हाइपो के नाम से जानते हैं, देखो हाइपो के नाम से इसको हम लोग जानते हैं सर, ठीक है क्लियर। तीसरा इसका उपयोग, इसका उपयोग करते हैं सर फोटोग्राफी में, ठीक है। कहाँ उपयोग करते हैं, फोटोग्राफी में। कैसे, तो सर अभी हम बता रहे हैं। जब फोटोग्राफी होता है, पहले का फोटोग्राफी याद करो, उस समय रील दिया जाता था, रील, और उस रील में एक भूत जैसा दिखते थे हम लोग, ठीक है। अब उस रील को क्या किया जाता है, एक सॉल्यूशन में डुबाया जाता है। सॉल्यूशन में डुबाने के बाद उसमें हम लोग का ओरिजिनल तस्वीर दिखता है, ठीक है। उससे पहले रील में देखेंगे तो कैसे दिखते हैं, एक भूत जैसा दिखते हैं, उसको हम लोग नेगेटिव तस्वीर बोलते हैं। सॉल्यूशन में डुबा दिए, एक ब्लैक होता है, उसमें डुबाने के बाद जब वहाँ से निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग को अपना ओरिजिनल तस्वीर मिलता है और वही फ़ोटो हम लोग को दिया जाता था। तो वो जो सॉल्यूशन जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो सॉल्यूशन क्या होता है सर, वो हाइपो का सॉल्यूशन होता है, सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन होता है। यानी जो रील जिस समय हम लोग को मिलता था, जब फोटोग्राफी, रील के समय का फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता था, फोटो को निकालने के लिए या नेगेटिव तस्वीर को पॉजिटिव तस्वीर में बदलने के लिए किसका उपयोग करते थे या किस सॉल्यूशन का मदद लेते थे, तो क्या आंसर होगा सर, हाइपो का या सोडियम थायोसल्फेट का। क्लियर,
हाँ सर क्लियर। और एक बार हाँ सर इसका यूज बढ़िया से नहीं समझ में आया, इसको और एक बार बता दीजिए। ज़रूर बताएंगे सर, हमको लग रहा है कि आपको इसका यूज नहीं समझ में आया होगा। याद करो आज से 5-7 साल 10 साल पहले फोटोग्राफी जब होता था उस समय रील दिया जाता था इतना बड़ा, उसमें हम लोग का ब्लैक वाइट इस तरह से दिखता था, भूत जैसा बढ़िया से तस्वीर नहीं दिखता था, उसको नेगेटिव तस्वीर हम लोग बोलते हैं। अब उस रील को लेकर के जाते थे, उस रील से हम लोग को अपना तस्वीर निकाल के वो दे देता था। तो उस रील को करता क्या था, एक सॉल्यूशन में वो डुबाएगा उस रील को। उस सॉल्यूशन में डुबाने के बाद जो हम लोग को नया तस्वीर बन के सामने आ जाता है या हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, तो उसको पॉजिटिव तस्वीर बोलते हैं। और वो सॉल्यूशन किसका होता है, तो क्या आंसर करेंगे सर, वो सॉल्यूशन होता है हाइपो का। ठीक है, यानी किस सॉल्यूशन को यूज करते थे, हाइपो का। क्लियर है, हाँ सर अभी क्लियर है। ठीक, तो इतना ही क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2H2O3 × 5H2। क्लियर, इसको प्रचलित नाम हाइपो हो गया सर, हाँ हो गया। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, तो नेगेटिव तस्वीर को पॉजिटिव तस्वीर में बदलने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं, प्रचलित नाम हाइपो। ठीक, अगला देखते हैं, अगला सॉल्यूशन, अगला सोडियम का यौगिक। तो अगला सोडियम यौगिक है, देखो सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर इसका, सोडियम नाइट्रेट का, अंग्रेजी में भी सोडियम नाइट्रेट, हिंदी में भी सोडियम नाइट्रेट, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और वही क्वेश्चन हम लोग को बार बार पूछते रहता है कि चिली सल्ट पीटर, ठीक है, चिली सल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो क्या आंसर करेंगे सर, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, या फिर पूछेगा हम लोग को सोडियम नाइट्रेट का प्रचलित नाम क्या है, तो क्या आंसर करेंगे, चिली सल्ट पीटर। क्लियर, हाँ सर क्लियर। चिली सल्ट पीटर का चिली सल्ट पीटर का केमिकल फॉर्मूला सोडियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो चलो, तो सोडियम यौगिक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब सोडियम से हम लोग का इतना ही क्वेश्चन बनते हैं, इतना ही पूछे जाते हैं। अब तक सोडियम से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सब डिस्कस कर लिया, ऑल इन वन। फिर से हम बोल रहे हैं, छोटा एग्जाम से लेकर के बड़ा एग्जाम तक सबका कवरिंग है इसमें, क्या बन सकते हैं उसको भी हम लोग देख लिए। क्लियर, आपको लगता ही होगा कि सर बहुत सारा नया नया चीज़ यहाँ पर देखने को मिला और सीखने को मिला, एकदम ज़रूर मिलेगा आपको और मिलेगा आपको। ठीक है, आप यकीन नहीं कीजिएगा, इतना बढ़िया बढ़िया हम एक ही जगह कलेक्शन करके देंगे सिस्टमेटिक ढंग से। पढ़ाई सिस्टमेटिक होनी चाहिए, आधा ज्ञान बहुत डेंजर होता है सर, ध्यान रखिएगा इसको। तो ठीक है, आज के क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे मैग्नीशियम यौगिक के साथ। ठीक है, और मैग्नीशियम यौगिक, मैग्नीशियम, उसका आयस, जो भी चीज़ है सब उसमें पढ़ेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग खुद एक बार स्टडी कर लीजिएगा कि मैग्नीशियम से कितना क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, कितना क्वेश्चन आप जानते हैं। और जब मैं पढ़ाऊँगा उस समय आप लोग उसको मैच कर लीजिएगा, आप देखिएगा नया नया चीज़ उसमें भी बताएंगे सर। तो अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक मिल जाए। बहुत बढ़िया लेक्चर होगा हम लोग का अगला, मैग्नीशियम के बारे में पढ़ेंगे, एकदम बहुत मस्त, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे सर, उसमें ऐसा ऐसा चीज़ आपको नया नया चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगा कि ये हेल्पफुल है और यहाँ से बहुत सारा नया चीज़ आपको सीखने मिला तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कम से कम 5 दोस्त को आप शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो दिल से कीजिए सर। अगर